अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 11 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 7। सबसे पहले ग्लोसरी, कस्टम, रवाज। ठीक है, एक काम जो किसी ख़ास तौर और तरीके से किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रवाज। रस्म व रवाज जैसे शादी ब्याह है, ठीक है, जब कोई मर जाता है तो उस मौके के ऊपर, जो शादी ब्याह होता है तो उस मौके के ऊपर, खुशी के ऊपर, गमी के ऊपर, ख़ास किसी इवेंट के ऊपर जो ख़ास तरीका अपनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? वहाँ के कस्टम कहते हैं। सेरेमनी, ये कोई ख़ास ओकेजन होता है, रिलीजियस भी हो सकता है और उससे हट के भी हो सकता है। स्पिरिचुअल, रूहानी, कनेक्टेड विद द ह्यूमन स्पिरिट। इंग्रेडिएंट, अज्जा को कहते हैं। एक चीज़ बनाने के लिए उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें शामिल की जाती हैं उसे उसके इंग्रेडिएंट कहा जाता है। कन्विक्शन, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ। एस्पेक्ट, कोई ख़ास पर्टिकुलर पार्ट और फीचर ऑफ अ सिचुएशन, किसी मौके का ख़ास हिस्सा। ठीक है, एक मतलब देखने का एंगल होता है, देखने का एंगल होता है कि इसको आप किस व्यू से देख रहे हैं। आइडिया भी हो सकता है या प्रॉब्लम भी हो सकता है। एस्पेक्ट। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस वो चीज़ होती है जो प्रॉपर तरीके से आपस में हम आहंग ना हो, अलग-अलग हो, जिसको डिफरेंट चीज़ों को पहचाना जा सके। कंसिस्टिंग ऑफ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल और थिंग्स, और वो अलग-अलग भी हों। एक्सक्लूसिव, जुदागाना तौर पे, बिल्कुल अलग, ओनली टू बी यूज्ड बाय वन पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप। ओके जी, कस्टम क्लियर हो गया। रवाज, सेरेमनी, रिलीजियस ओकेजन और एनी पब्लिक ओकेजन। स्पिरिचुअल, रूहानी, रूहों से मुतालिक। इंग्रेडिएंट, अज्जा। कन्विक्शन, स्ट्रॉन्ग बिलीफ। एस्पेक्ट, अ पर्टिकुलर पार्ट और फीचर। हेट्रोजीनियस, कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड पीपल्स। एक्सक्लूसिव, ओनली टू बी यूज्ड बाय वन पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप। नेक्स्ट। ओके जी, इसी का है एनकम्पास। एनकम्पास का मतलब होता है घेर लेना, इहाता कर लेना। जो चीज़ उस चीज़ के अंदर है उसने उसको क्या किया हुआ है? एनकम्पास किया हुआ है। ठीक है। इंस्पायर्ड, मुतासिर होना। इंस्पायर्ड, मुतासिर होना किसी चीज़ से। डीड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास? डीड्स क्या है जी? अमाल। उसके बाद क्या है? क्लान्स, ये कबीलों को कहते हैं। किसको कहते हैं जी? मुख्तलिफ जो कबीले किसी जगह के ऊपर मौजूद हैं। उसके बाद क्या है? कॉस्ट्यूम्स, ये पहनावे, वो डिफरेंट किस्म के जो लिबास आप यूज़ करते हैं उन्हें कॉस्ट्यूम्स कहते हैं। अर्बन, शहरी। अर्बन क्या होता है जी? और नेक्स्ट क्या हमारे पास? क्यूज़ाइन, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो खाने हैं किसी इलाके के ख़ास, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, खाने वगैरह। तो क्यूज़ाइन क्लियर हो गया। एनकम्पास, किसी चीज़ का अहाता करना, जिस चीज़ ने जिस दूसरी चीज़ को घेरा होता है उसने उसको एनकम्पास किया होता है। इंस्पायर्ड, मुतासिर होना। डीड्स, अमाल, क्लान्स, कबीले। कॉस्ट्यूम्स, जो पहनावे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। उसके बाद अर्बन, शहरी। क्यूज़ाइन, खाने वगैरह। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? सेंटेंस पैटर्न। कोई भी जो सेंटेंस होता है सबसे पहले किसी, ये पहले भी बताया गया है, सबसे पहले क्या चीज़ होती है? उसके अंदर सब्जेक्ट होता है। क्या होता है जी? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है क्या होता है? जहाँ पे एक चीज़ उन्होंने बताई नहीं है, वर्ब से पहले एक्सिलरी वर्ब भी होता है। वर्ब से पहले क्या होता है? एक्सिलरी वर्ब होता है, फिर वर्ब होता है और फिर क्या होता है? उसका ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंसेस के हवाले से ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखें, सब्जेक्ट जो है वो किसी भी टेंस में चेंज नहीं होता। सब्जेक्ट जो है किसी भी टेंस में चेंज नहीं होता, सिर्फ दो चीज़ें चेंज होती हैं, एक वर्ब और दूसरा उसका एक्सिलरी वर्ब। इसका मतलब है अगर आपको इन दोनों के बारे में अच्छी सी मालूमात मौजूद हों तो फिर आप सारे टेंसेस पहचान भी सकते हैं, उनको एक से दूसरे में चेंज भी कर सकते हैं।
क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब इसमें एक फर्दर चीज़ मौजूद है जो कि पहले डिस्कस नहीं हुई है कि एक जो सेंटेंस होता है उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मौजूद होता है और अक्सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मौजूद होता है। बेसिकली जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एक्शन है वो कहाँ पे आगे शिफ्ट होता है, किसके ऊपर? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे अली बॉट मी आ पेन, ओके, पेन या बुक जो भी है। तो यहाँ पे देखें अली क्या चीज़ है? सब्जेक्ट है। बॉट क्या चीज़ है? वर्ब है। अब मी क्या चीज़ है? ये भी एक ऑब्जेक्ट है। और पेन क्या है? ये भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब ये जो वर्ब है इसका एक्शन जा किसके ऊपर है? अली बॉट, तो अली ने क्या बॉट किया जी? पेन। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? पेन। अब पेन किसके लिए खरीदा? मेरे लिए खरीदा, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना मुश्किल तो नहीं होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो वर्ब का इफेक्ट है सीधा किस पे जा रहा है? डायरेक्ट पे, और फिर डायरेक्ट से फिर किस पे जाता है? इनडायरेक्ट के ऊपर। उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद है ही लेफ्ट द डोर ओपन। जब ही लेफ्ट द डोर ओपन, अब ये जो एक्शन होता है जो वर्ब के बाद आता है या नाउन के बाद आता है, जहाँ पे कोई आपके पास मेन वर्ब है ही नहीं, मेन वर्ब है ही नहीं, इसे बोलते हैं कंप्लीमेंट। इसे क्या बोला जाता है? कंप्लीमेंट। जैसे शी इज इल, अब ये क्या चीज़ है? ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बात समझ लगी है कि नहीं लगी है? उसके बाद अ वर्ड और फ्रेज, स्पेशली अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। एक वर्ड या फ्रेज, अब वो वर्ड क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। दैट इज यूज्ड आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब और अ मेन वर्ब इज कॉल्ड अ कंप्लीमेंट। मेन वर्ब के बाद आएगा या मोस्टली किसके बाद आता है बेटा? लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, उसे क्या बोला जाता है? कंप्लीमेंट। तो क्या कंप्लीमेंट क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ठीक है। लेट्स सी, मूविंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या करना है? सब्जेक्ट आपने जो अंडरलाइन वर्ड है उसको बताना है कि ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, कंप्लीमेंट है, जो कुछ भी है। लेसन क्या चीज़ है? द स्टूडेंट्स लर्न द लेसन। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है ना जी। क्या चीज़ सीखा उन्होंने? लेसन ही तो सीखा। लर्न तो वर्ब है। लर्न तो क्या है? वर्ब है। अच्छा जी, दे वन द मैच, ये क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। वी टर्न द पेजेस। उसके बाद है माई ब्रदर गेव मी अ पेन। पेन क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद है शी टोल्ड मी अ स्टोरी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, शी टोल्ड अ स्टोरी टू मी। ठीक है ना। अब टोल्ड मी तो कुछ नहीं बनता, ठीक है ना, सेंस ही क्लियर नहीं होती। अच्छा जी, ये क्या है जी? स्टोरी क्या चीज़ है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और मी क्या है? इनडायरेक्ट है। शी इज हैप्पी, कंप्लीमेंट। वेरी गुड यार। क्या है? कंप्लीमेंट, शाबाश। ही एट द चॉकलेट ग्रीडीली। अब ग्रीडीली क्या चीज़ है? एडवर्ब है। देखें देखें, ये ग्रीडीली, ये एडवर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब है। और क्योंकि चॉकलेट खाई है तो कैसे खाई है? कैसे खाई है? ठीक है ना। देखिए, अगर आप पीछे जाएं तो इसमें ये नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी कंप्लीमेंट है। हेल्दी, अच्छा एम लगा हुआ है, एम एक्सिलरी वर्ब है। एम क्या है? एक्सिलरी वर्ब है। और हेल्दी क्या है? इसका
कम्प्लीमेंट है, ठीक है जी। ये एडवर्ब है और कम्प्लीमेंट भी हो सकता है। अच्छा आगे देखते हैं जी। यहाँ पे सारे आपको हल करके दे दिए गए हैं, इसको देखना तो आप लोग अपने टाइम में आराम से बैठ के देख सकते हैं। इसमें सिर्फ अंडरलाइन नहीं है बल्कि बाकी भी बहुत कुछ बताया गया है। तो वहाँ पे तो क्योंकि एक्सरसाइज का ऐसा था कि सिर्फ अंडरलाइन बताएं, तो हमने किसको कंसिडर किया था, अंडरलाइन को कंसिडर किया हुआ है, बाकी को तो हमने छेड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस पर अभी पहले बात हो चुकी है, इसमें पहले बात हो चुकी है। लेट्स सी देखते हैं इसके अंदर क्या है। अच्छा जी, अंडरलाइन द कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स कौन से हैं इसके अंदर? कीवर्ड्स जो सेंटेंस के अंदर होते हैं वो कौन से होते हैं? उसका वर्ब होता है, ठीक है। जहाँ पे क्वेश्चन वगैरह पूछा जा रहा है सब्जेक्ट होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है। बाकी ये जो बीच में कनेक्टिंग वर्ड्स हैं ये सारे कीवर्ड्स में शामिल नहीं है, ठीक हो गई बात। कीवर्ड्स क्लियर हो गया, ठीक है। कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, कोई नाउन पढ़ा है, ऐसे अल्फाज जिनके बगैर जुमला बिल्कुल अपनी शेप खो देगा, अपनी शेप खो देगा और उसके बारे में पता नहीं चलेगा। देखिए जो इन्फॉर्मेशन बेसिकली जिन चीज़ों की मदद से इन्फॉर्मेशन पास हो रही है वो सारे कौन से होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं। जैसे टॉमी लिखा हुआ है, अब टॉमी निकाल दे तो कीवर्ड, तो बस काम ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या है, अब राइटिंग का वो काम कर रहा है, अब राइटिंग निकाल दें, डायरी निकाल दें, तो कीवर्ड से है। बात क्लियर हुई नहीं हुई? ठीक है, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कीवर्ड के ऊपर मैं आप बताऊँ, क्योंकि कीवर्ड हर एक के लिए क्लियर है, कीवर्ड का इशू नहीं है। कीवर्ड सिंपल ऐसे अल्फाज जिनके बगैर जुमला अधूरा रह जाता है, जिनके बगैर इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, इनकम्प्लीट हो जाएगी। इसमें फिर आप प्रपोजिशन वगैरह जो है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है, उनको आप अलग कर सकते हैं। बात समझ लग रही है? लेकिन जो मेन वर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इनको आप अलग नहीं कर सकते। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर देखें, मैंने आपको बताया किसी भी टेंस को पहचानना है, यू नीड ओनली टू थिंग्स। एक उसका वर्ब की फॉर्म, सेकंड उसका ऑक्सिलरी वर्ब। दो टेंसेस को छोड़ के ना बाकी सारे ऑक्सिलरी वर्ब से ही पहचान लिए जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। उनके लिए आपको उसके वर्ब को देखना पड़ता है। बाकी जो 10 हैं वो आप उसके ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से पहचान भी सकते हैं, और चेंजिंग के लिए तो लाज़मी बात है आपको फिर वर्ब की ज़रूरत भी पड़ती है। अच्छा जी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? विल, हैव। और वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। बस इतना सा काम है आपने, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर तो वही होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन बनाना है तो विल को उठा के शुरू में लगा दें, नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद क्या लगा दें? नॉट लगा दें। याद रखें, विल हैव पूरा है ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन हैव को मूव नहीं करना। किसको मूव करना है? विल शुरू में आ जाएगा, और नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। देखते हैं जी इसकी एक्सरसाइज। हाँ जी, करेक्ट। द फॉर्मर विल हैज़ या विल हैव? अच्छा, ये दूसरा इसके अंदर मिस्टेक है। ये जो सेकंड वाला है ये तो ठीक हो गया, विल हैव। अब यहाँ पे बेसिकली ये इसने विल के साथ लगा दिया है, तो विल तो क्या होता है? सिंपल फ्यूचर। क्या होता है? सिंपल फ्यूचर, और उसके साथ रखती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, जब भी पेपर करने बैठे तो ये मत सोचेंगे सवाल गलत है। बात समझ रहे? जो आपको गिवन है उसी को ही हल करना है, जो आपको गिवन है उसी को ही हल करना है। वरना जैसे रूटीन चलिए कि सारे के अंदर ये फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है, तो वाई नॉट मतलब है कि मैं इसको विल हैव करके वन कर दूँ, तो सारा काम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। आपने उसका स्ट्रक्चर नहीं छेड़ना है, जैसे मौजूद है वैसे ही उसको अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्या है? तो you will have arrived by then, the boy will have spent, they will have, we shall have crossed the road. अच्छा जी, you Shall have, you will have, she will have, I will. अच्छा, ये इससे एक बात बता दूँ, ये जो शेल है ये पुरानी अंग्रेजी का हिस्सा है, ये पुरानी इंग्लिश का हिस्सा है, ट्रेडिशनल इंग्लिश का हिस्सा है। आजकल विल का इस्तेमाल बहुत रेयर है, शेल का इस्तेमाल बहुत रेयर है। आपको क्या यूज़ करना होता है? विल ही। अब ऊपर क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो इसलिए हमने शेल यूज़ किया है। यहाँ पे हम शेल यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ क्या यूज़ करेंगे? विल हैव। ठीक है ना, विल हैव। तो बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे रिसीव ख़त्म कर दें, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो ऑलरेडी लगी थर्ड फॉर्म है, तो इसके अंदर तो कोई इशू नहीं है। तो क्लियर हो गया? विल हैव, शैल हैव,
उसके साथ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में जो शेल है बहुत रेयरली यूज होता है, शेल जो है बहुत रेयरली यूज होता है। ट्रेडिशनल इंग्लिश में आई और बी के साथ क्या लगता था, शेल, बाकी सब के साथ विल, लेकिन अब हर एक के साथ विल ही लगाते हैं, और विल और शेल दोनों में कोई डिफरेंस भी नहीं है। ये भी बता दूँ उस हिसाब से कि आप आई और बी के साथ शेल भी यूज़ कर सकते हैं, विल भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में गलत कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है, चेंज द सेंटेंसेस टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब सिंपल वही लगाना है जनाब अली, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हैव लगा है तो हैव की जगह क्या लगा देंगे जी, विल हैव। बिल्ट ऑलरेडी लगा हुआ है तो गुड है, हैड की जगह क्या लग जाएगा, वी है, ठीक है, कोई नहीं, विल हैव, ही हैज़, ही विल हैव। तो बस बाकी तो आपको समझ लगी है सबके साथ क्या करना है। उम्मीद है कि प्रैक्टिस हो गई होगी, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है उसका ख्याल करना है, उसको थर्ड कर देना है, उसको क्या कर देना है, थर्ड कर देना है। ये ऑलरेडी ठीक है, कम केम, कम केम बैक, नहीं कम केम, कम, ठीक है। बाकी हैव, विल हैव, I will have informed, ठीक है, इन्फॉर्म्ड, बाकी तो ये ठीक है। Born. अच्छा जी, born, विन वन वन, तो क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट, फ्रेजेस, क्लाजेस, सेंटेंसेस। सेंटेंस वो चीज़ होती है जिसके अंदर पूरा आइडिया या थॉट आपको बयान किया जाता है, जबकि क्लास एक टेक्निकल टर्म इस लिहाज से है, इसके अंदर सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब भी होना चाहिए। सब्जेक्ट भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वर्ब भी होना चाहिए। जबकि फ्रेज़ ये है कि जिसके अंदर सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता, सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता। जैसे, और ये जितना भी लंबा हो जाए, अल्फाज जितने मर्जी में इकट्ठे कर दें, अगर उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि ये क्या है, एक फ्रेज़ है। अदरवाइज़ क्या है, एक क्लास है। क्लास और सेंटेंस फिर बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, आपने फ्रेज़ है या क्लास है ये बताना है। तो वी कुड नॉट ओपन द डोर, क्या है जी, क्लॉज है, ठीक है, सी लगा देते हैं क्लॉज के लिए। नॉकिंग एट द डोर, फ्रेज। शी पुट द ज्योमेट्री बॉक्स ऑन द टेबल, क्लॉज। वाइल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, अच्छा, आई डोंट नो व्हाट टू डू। मैंने कहा लाजमी नहीं है कि ये लंबा सा आपको लग रहा है 5-6 लफ्ज़ हैं तो ये फ्रेज क्लास बन जाएगा, नहीं है ना। कहाँ है सब्जेक्ट और वर्ब। फॉर हाफ एन आवर, पुट इट हेयर, पुट इट, अच्छा चलें, ठीक हो गया, चलें। वेरी सून दिस इवनिंग, यू हैव नो लीगल राइट, आई सॉ अ पैसेंजर नॉट रेडी टू सेव द ड्राउनिंग बॉय। क्लियर हो गए, बहुत ही आसान से थे, कोई इसके अंदर मुश्किल बात नहीं थी। डिपेंडेंट क्लॉज, अब डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है, जिसमें जो कंजंक्शन है वो फैन बॉयज़ की जगह कुछ और यूज़ होगा। कंजंक्शन क्या होगा, फैन बॉयज़ की जगह। तो फैन बॉयज़ कौन कौन से हैं, फॉर, एंड, बोले, नॉर, यस, बोले, बट, और, येट, सो। तो ये हो गया फैन बॉयज़, ये हो गया फैन बॉयज़। अगर इनके अलावा कोई कंजंक्शन बीच में यूज़ हुआ है तो वो जो क्लास होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, डिपेंडेंट क्लास। और अगर फैन बॉयज़ के साथ है तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लास। लेट्स सी, वी सॉ अ टीचर हु अपीयर्ड ऑन स्क्रीन। कंजंक्शन क्या है यहाँ पे, तो क्या है जी, फैन बॉयज़ में से है कि नहीं है, नहीं है, क्या होगा, डिपेंडेंट क्लास होगा। नेक्स्ट क्या है, लुक एट द पिक्चर बिलो द टेक्स्ट, कुछ भी नहीं है भाई, look at the picture below the text, सर वो कर जो रहा है below the text, लेकिन ये क्लास तो नहीं है ना। look at the picture below the text। चलें इसको हम पेंडिंग कर लेते हैं, क्योंकि तो क्लासेज होने चाहिए थे। असल में ये क्लास ही नहीं है, कहाँ है सब्जेक्ट, तो यही तो रोला है इसके अंदर। नेक्स्ट,
Call us when you need help. Dependent. Dependent. Next, you will be lucky if If. Dependent. we thank the host. Dependent. Before. Dependent. This is the poem that I have. That. That. Dependent. Look before you leave. Before. Dependent. Dependent. कहाँ है? क्लास हो तो फिर बनेगा ना. We shall go. Dependent. When. तो ये तो सारे डिपेंडेंट है. हैं ढूंढने वही थे कि सिर्फ वो जो कि नहीं थे, अच्छा. जो कि नहीं थे. लेट्स सी. ठीक है, यहाँ पे लुक एट द पिक्चर बिलो द टेक्स्ट. देखें इसके अंदर नहीं है. मैंने आपको पता ये क्लॉज ही नहीं है. जब क्लॉज ही नहीं है तो फिर तो कहानी ख़त्म हो जाती है. और सेकंड लुक बिफोर यू लीव, तो इसका भी यही है. एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है लेकिन इसके अंदर भी वो नहीं है. अच्छा नेक्स्ट. तो ये था जी चैप्टर 11. अब इसके बाद लास्ट चैप्टर हमारा रह जाएगा चैप्टर 12.